स्टूडेंट्स, यूनिट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन आज मैं करवा रहा हूँ। 1857 का जो रिवोल्ट है, 1857 का विद्रोह, उसके बारे में डिटेल से मैं बताऊंगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ईस्वी ਦੇ ਵਿੱਚ आई सी, और उसके बाद उसने जो जो अपनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक और प्रशासनिक नीतियाँ अपनाई, उन नीतियों के द्वारा ही एक टाइम ऐसा आ गया, यानी 1857, जब भारत के लोगों को एकजुट होकर विद्रोह करना पड़ा। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा कि 1857 का जो रिवोल्ट है, जो विद्रोह है, जिसको कई इतिहासकारों ने भारत का पहला आज़ादी दी जंग कहा है, या इसके अलावा बहुत से इतिहासकारों ने इसको कहा है कि ये आज़ादी प्राप्त करने का भारतीयों का प्रयास था। इस विद्रोह के कौन कौन से कारण थे वो मैं डायरेक्ट डिस्कस करूंगा कि कौन से राजनीतिक कारण, कौन से प्रशासनिक कारण, कौन से आर्थिक कारण, कौन से धार्मिक कारण, कौन से सांस्कृतिक कारण। यानी ये क्वेश्चन बहुत ब्रॉड वे में मैं आपको करवाऊंगा, और फिर बताऊंगा कि ये जो 1857 का विद्रोह था, ये विद्रोह असफल क्यों हो गया, फेलियर इसकी क्यों हुई, वो कौन कौन से कारण थे जिसके कारण ये असफल हुआ। और फिर इस विद्रोह के मैं परिणाम पे डिस्कस करूंगा कि इसका फीडबैक क्या हुआ, और इसके कौन कौन से नतीजे या कौन कौन से फलसफे निकले, उस पर मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। तो आज का जो बेसिकली यही है कि इसके मैं पहले आपके सामने कारण डिस्कस करूंगा कि 1857 का जो विद्रोह है उसके कौन कौन से कारण हैं। इसके बहुत से कारण माना जाता है, लेकिन उसको मैं बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आपको बताऊंगा कि ये इसके प्रशासनिक कारण है, ये इसके राजनीतिक कारण है, ये इसके आर्थिक कारण है, ये इसके सामाजिक कारण है, ये इसके धार्मिक कारण है, या और कोई दूसरा कारण। जो भी कारण है उसको डिटेल से हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। और इस लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत मैंने वैसे तो जब से कोविड-19 का प्रकोप आया था और WHO ने इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया था, तो उस टाइम शुरुआत की थी। लेकिन अब जो है, जब से नया सेशन शुरुआत हुआ है, नया सेशन थोड़ा सा लेट है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये चीज़ें शुरू की, और यूनिट फर्स्ट का ये लास्ट ही क्वेश्चन बनता है। इससे पहले हमने किया था बैटल ऑफ प्लासी, उसके कारण परिणाम, बैटल ऑफ बक्सर किया था, बक्सर की लड़ाई जो 1764 में, उसके कारण परिणाम। उसके बाद हमने किया था वारेन हेस्टिंग्स के सुधार, उसके बाद हमने किया था विलियम बेंटिक के सुधार, उसके बाद हमने किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधार, लॉर्ड डलहौजी के सुधार। और ये सारे गवर्नर जनरलों की नीतियों के बावजूद भारत में एक बड़े लेवल पर एक विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसको 1857 का विद्रोह कहा जाता है। उस विद्रोह के मैं कारणों को डिस्कशन करूंगा। इसमें बहुत से कारण हैं, चाहे वो लॉर्ड वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस सिस्टम है, चाहे लॉर्ड डलहौजी की वो नीति है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल की नीति है। बहुत सी नीतियां जो है जिम्मेदार थी 1857 के रिवोल्ट के लिए। उस रिवोल्ट पे मैं डिटेल से डिस्कशन करूंगा कि कौन कौन से कारण इसके लिए जिम्मेदार थे, और ये इतना बड़ा विद्रोह होते हुए भी ये क्यों असफल हुआ, कौन कौन से ऐसे कॉजेज थे जिसके कारण ये विद्रोह असफल हुआ, और फिर इसके क्या क्या परिणाम हुए, और पूरे भारत के लेवल पर ये विद्रोह फैल नहीं सका, ऐसे कौन से कारण थे। तो इस विद्रोह का सबसे पहले आपको बहुत बढ़िया सा इंट्रोडक्शन बनाना पड़ेगा। मॉडर्न इंडिया की बहुत सी बुक्स आती है सभी राइटर्स ने, क्योंकि इतिहास लेखन की कई शाखाएं हैं। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफर इसको अलग तरीके से लिखते हैं, नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर इसको अलग तरीके से लिखते हैं, और जो है नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर इसको डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। तो मैं इसको एक आपका बिल्कुल संतुलित तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे इसके कोजेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका सबसे पहला अगर किसी इसके कारणों को डिस्कशन करें, तो सबसे पहले इसके जो कारण माने जाते हैं, सबसे पहला जो इसका कोजेज माना जाता है वो माना जाता है इसके जो विद्रोह के राजनीतिक कारण, यानी पॉलिटिकल कोजेज इसके सबसे पहला जो कारण है। और पॉलिटिकल कोजेज में भी, क्योंकि ये ब्रिटिश साम्राज्यवादी जो गवर्नर जनरल थे, उनकी नीति का एक मेन कारण था कि वो जो है भारत में राजनीतिक रूप से मजबूत होना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले जो कारण है अंग्रेजों की राज्य विस्तार की नीति, यानी ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म, यानी
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी। इसका मकसद था सिर्फ ट्रेड करना, लेकिन धीरे धीरे इनके राजनीतिक मंसूबे इतने ज़्यादा बढ़ गए कि इन्होंने बंगाल को अपना निशाना बनाया, और फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि इन्होंने भारत के अंदर अपना साम्राज्य विस्तार करने की नीतियाँ अपनाई। उसके तहत इन्होंने, आप देखोगे, सबसे पहले प्लासी की लड़ाई लड़ी 1757 में, फिर बक्सर की लड़ाई लड़ी, और इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स ने रेगुलेटिंग एक्ट को पास करवाकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है इनका पूरे का पूरा दीवानी अधिकार प्राप्त किया। और इस प्रकार इन्होंने मैसूर को अपने कब्जे में लिया, मराठाओं को अपने कब्जे में लिया, और 1857 तक, यानी 1757 से लेकर 1857 तक का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि अंग्रेज़ों की जो नीति थी, उनकी जो नीति थी वो विस्तारवादी नीति थी। नीति क्या थी उनकी? विस्तारवादी, यानी साम्राज्यवादी नीति थी। इस चीज़ को हमें क्लियर वे में समझना पड़ेगा। तो ये पॉलिटिकल कोजिज में 1857 का जो रिवोल्ट है, उसमें अगर सबसे पहला हम कोजिज कोई देखें तो वो ये है राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कोजिज, यानी इनकी साम्राज्यवाद की, विस्तार की नीति। तो पहला कारण यही रहा, जिसके कारण 1857 का बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, और उस विद्रोह के अलग अलग नेता बने। कोई कानपुर से लड़ रहा था, कोई हिसार से लड़ रहा था, कोई नाभा से लड़ रहा था, कोई मतलब अलग अलग तरीके, कोई दिल्ली से लड़ रहा है, कोई अवध से लड़ रहा है, कोई हजरतगंज से लड़ रहा है, कोई जगदीशपुर से लड़ रहा है, कोई पटना से लड़ रहा है। तो ये जो पहला कोजिज है, इसका सबसे बड़ा पॉलिटिकल कोजिज, वो यही है कि इसमें विस्तारवादी नीति थी जो अंग्रेजों की। तो पहला कारण यही है। दूसरा, अगर हम इसका कारण डिस्कशन करें तो वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि की नीति है, लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर आया था और उसने सहायक संधि की नीति अपनाई। सब्सिडरी अलायंस की जो संधि है उसकी नीति अपनाई। और सब्सिडरी अलायंस यानी वो पहले किसी रियासत को, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भारत पहले छोटी छोटी और बड़ी बड़ी रियासतों में लगभग 560 प्लस रियासतें थी, उनमें इंडिया डिवाइड था। तो ये जो पहली नीति थी, ये नीति थी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, सहायक संधि की नीति। तो इस सहायक संधि की नीति का जो एक बेसिक फलसफा क्या था कि इस नीति के तहत जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने सबसे पहले हैदराबाद को, फिर अवध, कर्नाटक, मैसूर, तंजौर और पेशवा आदि को जो है अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, और फिर उनको जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना गुलाम बनाया। इस प्रकार आप देखते हो कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो है एक बहुत बड़ा ऐसा सिस्टम था जो कारण बना, क्योंकि अब भारत की जो रियासतें थी जिन्होंने सहायक संधि प्रणाली को एक्सेप्ट किया था, उनके अंदर अब फियर पैदा हो गया, डर पैदा हो गया, खौफ पैदा हो गया कि ब्रिटिश सरकार उनकी राजनीतिक और उनकी सामाजिक और आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती दे रही है। तो ये बहुत बड़ा एक जिम्मेदार कारण है सहायक संधि प्रणाली। तीसरा जो सबसे बड़ा राजनीतिक कारण मानेंगे हम, तीसरा सबसे बड़ा राजनीतिक कारण है एलिनबरो और हार्डिंग की अनैतिक चालें। एलिनबरो और लॉर्ड हार्डिंग जो है वो बहुत बड़े डिप्लोमेट और कूटनीतिक गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने जो है रियासतों को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए कई तरह की जो है, कई प्रकार की जो है नीतियाँ और जो है, एक मिनट, तो उन्होंने जो है कई तरह की नीतियाँ डेवलप की। और हार्डिंग और एलिनबरो ने, एक मिनट के लिए मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, हार्डिंग और एलिनबरो ने अपनी नीतियों के माध्यम से भारत की कई जो है रियासतों को अपने अंडर में किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब भारत की रियासतों को ये डर सताने लग गया, ये खौफ सताने लग गया कि कहीं ब्रिटिश सरकार उनकी जो है मोनोपोली या उनके, क्योंकि पहले भारत की जो रियासतों के मालिक होते थे, महाराजा होते थे, उनको कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन दिए हुए थे, उनको कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए थे, जिन्होंने जो है ये अंग्रेज़ों ने उनको दबाने की कोशिश की। हार्डिंग और एलिनबरो के नीतियों के कारण जो है अब वो जो है विद्रोहियों के साथ लग गए, इसीलिए जो है 1857 का विद्रोह हुआ। तो ये जो है राजनीतिक कारणों में जो है तीसरा सबसे बड़ा कारण। चौथा सबसे बड़ा कारण जो है लॉर्ड डलहौजी की अन्यायपूर्ण नीति। लॉर्ड डलहौजी ने एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति यानी हड़प का सिद्धांत दिया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये मैंने लॉर्ड डलहौजी जब डिस्कशन किया था वहाँ पे भी इसको डिस्कशन किया है। और उन्होंने जो है एक नीति अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने, और भारत की जो रियासतें थी,
भारत की जो रियासतें थी उनको जो है जैसे सतारा, जैतपुर, उदयपुर यानी पंजाब तक सारी रियासतों को हड़प नीति के तहत अपने साम्राज्य में मिलाने की उसने एक साजिश की, और जिसका परिणाम ये हुआ कि जो है आप देखोगे जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत के अंदर जो है लॉर्ड डलहौजी का बहुत विरोध होने लगा, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी एक बहुत बड़ा साम्राज्यवादी इतिहासकार था, बहुत बड़ा एक ब्रिटिश कालीन साम्राज्य के जो स्टील को वो यहाँ पे बहुत एस्टेब्लिश करना चाहता था, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1857 का विद्रोह हुआ। तो ये भी बहुत बड़ा कारण हुआ, और बहुत बड़ा का ये बहुत बेसिक कारण माना जाता है 1857 का जो विद्रोह है, और जो 1848 से लेके 56 तक का जो टाइम है लॉर्ड डलहौजी का, वो बहुत ही बड़ा यानी कि टाइम माना जाता है, वो ब्लैक टाइम माना जाता है इंडिया की हिस्ट्री के लिए, इंडिया के सिस्टम के लिए। तो ये एक उनकी विस्तारपूर्ण नीति थी, उनकी अन्यायपूर्ण नीति थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत में जो 1857 जैसा बड़ा विद्रोह हुआ, इसके लिए हम लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जिम्मेदार मान सकते हैं, और उसकी अन्यायपूर्ण नीति को हम जिम्मेदार मान सकते हैं, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी उस रियासत को अपने कब्जे में ले लेता था, उस प्रिंसली स्टेट को अपने कब्जे में ले लेता था, जिसके यहाँ पे कोई जो है जिसका कोई यानी जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। जैसे उसने झांसी को मिलाया और कई रियासतों को मिलाया, और जो है गोद लेने की प्रथा को उसने वैलिड नहीं माना। इस प्रकार ये भी बहुत बड़ा जो है कारण बना। उसके बाद नेक्स्ट कारण जो मानेंगे आप, नाना साहब। नाना साहब एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया, तो इसलिए ये भी बहुत बड़ा जो है कारण बना, और उसको जो है कंपनी ने उसको नोटिस दे दिया था, जिसके कारण नाना साहब के पीछे जो है विद्रोही लग गए, और कानपुर और अवध का जो एरिया है वो पूरा का पूरा जो है आप देखेंगे नाना साहब को जो फॉलो करने लगा। आगे जो है अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में अन्यायपूर्ण यानी अन्यायपूर्ण विलय। अवध एक ऐसा साम्राज्य था, अवध एक ऐसी रियासत थी जिसको अंग्रेज़ों ने अन्यायपूर्ण तरीके से, उस समय के गवर्नर जनरल ने कहा था कि अवध में जो है मेल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे कानून व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसके कारण क्या हुआ कि अवध के लोग जो है अब क्रांतिकारियों के साथ लग गए। अवध के लोग अब क्रांतिकारियों के साथ लग गए, और उन्होंने इस चीज़ को मान लिया कि हम जो है किसी भी हालात तक 1857 के विद्रोह को असफल नहीं होने देंगे। और आप देखोगे कि अवध जो है 1857 के विद्रोह का बहुत बड़ा यानी बहुत बड़ा केंद्र बनता है। इस चीज़ को हमें जानना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाना, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाना, ये एक बहुत बड़ा कारण बना 1857 का विद्रोह। इसलिए 1857 का विद्रोह एक रियली वो एक बहुत बड़ा प्रयास है। हालांकि वो असफल हो गया, उसके मैं कारण बाद में डिस्कस करूंगा कि उसका कोई सेंट्रल लीडर नहीं था, उसके अंदर कोई प्रॉपर लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, कोई प्रॉपर उसके अंदर जो है एजुकेशन नहीं थी। तो ये सब अलग कारण मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अवध का जो मिलाया जाना ये एक बहुत बड़ा जो है कारण बना, बहुत बड़ा कारण बना, जो कि इस 1857 के विद्रोह के लिए जो है जिम्मेदार माना जाता है। मुग़ल साम्राज्य के साथ जो मुग़ल बादशाह उसके साथ दुर्व्यवहार, ये भी अगला कारण है, बहुत बड़ा राजनीतिक कारण है कि मुग़ल जो बादशाह था, मुग़ल बादशाह था, उसके साथ जो है दुर्व्यवहार किया। मुग़ल बादशाह उस टाइम कौन था? बहादुर शाह जफ़र, जो कि बाबर ख़ानदान का अंतिम व्यक्ति था, अंतिम बादशाह था। वो काफ़ी वृद्ध हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी जो 1857 के विद्रोहियों ने उसको अपना प्रमुख नेता माना था, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य का पहले पूरे मध्य एशिया में, पूरे भारतीय महाद्वीप में, उपमहाद्वीप में डंका बजता था। तो इसलिए बहादुर शाह जफ़र के साथ जो अंग्रेज़ों ने बहुत दुर्व्यवहार किया, और उसके बेटों को अंग्रेज़ों ने बिल्कुल जिंदा चिरवा दिया। तो इसके कारण जो है भारत के लोगों के अंदर एक चेतना पैदा हुई, एक राजनीतिक चेतना पैदा हुई, और उन्होंने अब एकजुट होकर पूरी कसम खाई कि हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी नेता था, ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय नेता था, लेकिन इसके हालात अंग्रेज़ों ने बहुत बदतर कर दिए, और उसको वो कोई रिस्पेक्ट नहीं देते थे, कोई नजराना नहीं, और अपना जो है बंधक बना के उसको बना लिया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना था कि 1857 के विद्रोह का, कि जो मुग़ल सम्राट था बहादुर शाह जफ़र, मुग़ल सम्राट को पूरे मध्यकाल में बहुत इज्जत की दृष्टि से देखा जाता था।
हालांकि ये सच है कि बक्सर की लड़ाई के बाद शाह आलम के बाद मुग़ल साम्राज्य दिल्ली से पालम तक रह गया था। शाह आलम फ्रॉम दिल्ली टू पालम, यानी मुग़ल साम्राज्य डिक्लाइन कर रहा था, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी। लेकिन जो भी है, बहादुर शाह जफ़र को लोग बिल्कुल एक भारतीय की तरह उसको मानते थे और जो है उसके बारे में वो सोचते थे। तो इस प्रकार मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो मुग़ल साम्राज्य का जो बहादुर शाह जफ़र था, वो अंतिम ऐसा मुग़ल सम्राट था जिसको जो है इन्होंने अपमानजनक व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया और उसका अपमान किया, डिफेमेशन किया। और यही कारण था कि जो है आप देखते हैं कि बहादुर शाह जफ़र को जो अपमान का सामना करना पड़ा। भारत के लोगों ने इसकी अपनी एक बहुत बड़ी बेइज्जती मानी, बहुत बड़ा अपमान माना, और आप देखते हो कि भारत के लोग एकजुट होकर 1857 का विद्रोह करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, बेकार सैनिकों की समस्या, क्योंकि उस टाइम जो है सैनिक बहुत बेकार थे। जैसे आप देखोगे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम है, या आप देखोगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, उसके तहत जो है अंग्रेज़ों ने रियासतों का जो सैनिक पुनर्गठन का जो है सैनिक रेजिमेंट का कारोबार अपने हाथ में ले लिया था, जिसके कारण बहुत से सैनिक बेरोजगार हो गए थे। अब सैनिकों को क्या हुआ कि सैनिक अब जो है सारे के सारे 1857 के विद्रोहियों के साथ लग लिए, वॉलंटियरली लग लिए, बिल्कुल स्वैच्छिक रूप से वो लग लिए, क्योंकि उनका मानना था कि हम जो है राष्ट्र सेवा कर रहे हैं और राष्ट्रभक्ति के लिए वो एकजुट हो गए। ये एक बहुत बड़ा जो है कारण माना गया, जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे राजनीतिक कारण, क्रीमिया एक देश है छोटा सा, और अफगानिस्तान के युद्धों का भी प्रभाव। अंग्रेज़ जो है अफ़गान युद्ध में बुरी तरह हार गए, और ऐसे ही आप देखोगे क्रीमिया के युद्ध में भी अंग्रेज़ बुरी तरह हार गए थे। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत के लोगों के अंदर अब ये चीज़ पूरी फिक्स हो गई, क्योंकि पहले अंग्रेज़ इस चीज़ का प्रचार करते थे कि अंग्रेज़ों को कभी हराया नहीं जा सकता, अंग्रेज़ अपराजय है और अंग्रेज़ों का सूरज कभी डूबता नहीं है। लेकिन पहली बार क्रीमिया के युद्ध में और अफ़गानिस्तान के युद्ध में इस चीज़ का बहुत बड़े तरीके से प्रचार प्रसार हुआ। पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने इसका प्रचार प्रसार किया कि जो है अंग्रेज़ों को हराया जा सकता है। क्रीमिया के युद्ध में आप देखोगे कि बुरी तरह अंग्रेज़ पिटे, और अब ये चीज़ बिल्कुल जो है फाइनल हो गई, यानी भारत के लोगों में इस चीज़ की कॉन्फिडेंस आ गया, डिटर्मिनेशन आ गया, आत्मविश्वास आ गया कि अंग्रेज़ों को हराया जा सकता है। तो क्रीमिया के युद्ध और अफ़गानिस्तान के युद्धों का भी बहुत बड़ा प्रभाव हुआ कि भारत के लोग भी अब एकजुट होकर अन्याय, अत्याचार और शोषण के विरुद्ध एकजुट हो गए। ये बहुत बड़ा आप देखोगे कि इसका कारण माना जाता है 1857 के विद्रोह का। अगला जो है लास्ट जो कारण है, भारतीयों में दास्ता से स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा। भारतीयों के अंदर वो मानने लगे कि हमें मुक्त होना है, हमें आज़ाद होना है। ये उनके अंदर एक इच्छा शक्ति पैदा हो गई, और उनको ये पता लग गया कि भारत के अंदर जो है पहली बार 1857 में इस चीज़ की चेतना पैदा हो गई कि अंग्रेज़ जो है विदेशी है। उनका मकसद सिर्फ व्यापार करना नहीं है, वो भारत को गुलाम भी बनाना चाहते हैं, वो भारत को पूर्ण रूप से, बुनियादी रूप से गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए भारतीयों के अंदर गुलामी से मुक्ति की बहुत बड़ी चेतना पैदा हो गई, और स्वेच्छा से वो जो 1857 के विद्रोह के अंदर शामिल हो गए। और आप देखते हो कि जो है 1857 का विद्रोह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सारे भारतीय एकजुट हो गए, और वो ये कहने लग गए कि फिरंगी को हराएंगे। फिरंगी यानी विदेशी शासन के खिलाफ सारे एक हो गए। तो ये थे जो 1857 के पूरे जो है राजनीतिक कारण कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, उसके राजनीतिक कारण ये थे। अब मैं दूसरा डिस्कशन करूँगा कि प्रशासनिक कारण, क्योंकि किसी भी विद्रोह के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं होता। ये चीज़ मैंने बताई थी कि कोई भी विद्रोह होता है, कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, या कोई भी ट्रेजेडी होती है ऐतिहासिक, तो उसके कारण होते हैं। आप भी ये लेक्चर सुन रहे हैं तो इसका भी कोई न कोई कारण है कि आप जागृत होना चाहते हैं, आप इतिहास की नॉलेज लेना चाहते हैं, आप अपने आप को सजग करना चाहते हैं। यानी बिना कारण के दुनिया में कोई भी घटना नहीं घटती। मैंने पहले भी डिस्कशन किया था कि हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कोज एंड इम्पैक्ट, कारणों और परिणामों का अध्ययन है। एंड आफ्टर दैट आई टेल यू कि हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ ट्रिपल पी। पहला पी पर्सनैलिटी, दूसरा पी प्लेसेस, और तीसरा जो पी मैंने बताया था वो बताया था मैंने आपको कि पीरियड कौन सा है, टाइम पीरियड कौन सा है।
तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि प्रशासनिक कारण कौन कौन से है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज कौन कौन से। प्रशासनिक कारणों में सबसे पहला कारण, क्योंकि प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है फैसले लेता है, वो किसी भी सिस्टम की बुनियाद होता है, और किसी भी सिस्टम का पतन भी होता है तो प्रशासनिक कारणों से, और किसी भी सिस्टम का राइज भी होता है तो भी प्रशासनिक कारणों से। तो इसमें मैं डिस्कशन करूंगा कि कौन कौन से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कारण थे जिसके कारण, जो पहला जो है भारत पर इंग्लैंड से प्रशासन। पहला कारण ये था कि भारत के ऊपर जो है इंग्लैंड से प्रशासन हो रहा था। इंग्लैंड से प्रशासन क्या हो रहा था कि फर्स्ट जो कारण है, जो प्रशासनिक कारण है कि भारत के ऊपर इंग्लैंड से प्रशासन हो रहा था। इंग्लैंड से प्रशासन यानी भारत के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि जिसमें वायसराय की नियुक्ति करके वो भारत का पूरा जो है प्रशासन चलाते थे, पूरे का पूरा प्रशासन चलाते थे। तो उसमें जो है प्रशासनिक कारणों में इंग्लैंड से कैसे प्रशासन हो रहा था, क्योंकि जो है जितनी भी धन दौलत वो यहाँ पे इकट्ठी करते थे उसको वायसराय उसको जो है, और 1858 के बाद तो आप देखोगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बना दिया गया, एक भारत सचिव भी बना दिया गया। इस प्रकार आप देखोगे कि 1857 का जो विद्रोह था उसका सबसे पहला जो प्रशासनिक कारण है वो ये है इंग्लैंड से प्रशासन, इंग्लैंड से प्रशासन माना जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है कारण था कि अंग्रेज़ भारत को अपनी एक बस्ती समझते थे, अंग्रेज़ भारत को अपनी एक कॉलोनी समझते थे, और जिसके कारण आप देखोगे कि, हाँ जी बच्चों बोलो, बेटे आधा घंटा वेट कर लो। तो ये जो प्रशासन जो कारण था, भारत पर इंग्लैंड से प्रशासन हो रहा था, ये एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि अब भारतीयों को जो है ये लगने लग गया था कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ और डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी, ड्रेन ऑफ वेल्थ और डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी वो इंग्लैंड से चलाई जा रही थी, वो इंग्लैंड से चलाई जा रही थी। तो ये सबसे बड़ा कारण बना जिसके कारण जो है भारतीयों को अब ये लगने लग गया कि उनको जो है एक ऐसा विद्रोह करना पड़ेगा, और उस विद्रोह के रूप में 1857 का विद्रोह हुआ। दूसरा सबसे बड़ा जो प्रशासनिक कारण है वो ये है भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। अंग्रेज़ भारतीयों को नीच समझते थे, काला कलूटा समझते थे, और सार्वजनिक स्थानों पर ये नोटिस भी लगा होता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो जिसके कारण भारतीयों को लगने लग गया कि उनके साथ हर तरह का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भेदभाव होता है। इसलिए उन्होंने जो है आप देखोगे कि 1857 का विद्रोह जो है एकजुट होकर किया। तो भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार है, हर तरह का मेल ट्रीटमेंट है या मिसबिहेव है, उसके कारण जो है आप देखोगे कि भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार होता था, और जिसके कारण जो है भारतीयों ने एकजुट होकर एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसी क्रांति या एक ऐसा मोमेंट चलाने की बात कही जिसको हम 1857 का विद्रोह। तो ये दूसरा सबसे बड़ा प्रशासनिक कारण है। पहला प्रशासनिक कारण ये था कि भारत पर जो है इंग्लैंड से प्रशासन हो रहा था। कोई भी देश नहीं चाहता कि विदेशी उसके ऊपर आकर राज करे। स्वदेशी राज की कल्पना बहुत प्राचीन काल से ही भारत में पाई जाती। दूसरा जो सबसे बड़ा, हालांकि आर्य भी जो है विदेशी है, लेकिन अब जो है दूसरा सबसे बड़ा जो प्रशासनिक कारण था वो ये था कि भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। तीसरा सबसे बड़ा, भारतीयों को ऊंचे पदों से जो है वंचित करना। जितने भी गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिक वगैरह को छोड़कर, उनका मानना था कि भारतीयों को बड़े पद नहीं देने चाहिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस जैसे गवर्नरों ने तो ये कहा था कि भारतीयों की प्रतिभा में हम विश्वास नहीं कर सकते, इंडियंस आर करप्ट, एवरी इंडियंस आर करप्ट, यानी प्रत्येक भारतीय जो है भ्रष्ट है। तो ये चीज़ आप देखोगे, इस चीज़ का बहुत बड़ा जो है कारण हुआ कि भारतीयों को जो है अपने ही देश में, उनको अपने ही देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका या आप देखोगे विधान पालिका में बड़े पद नहीं दिए जाते थे, जिसके कारण उन्होंने एकजुट होकर 1857 का विद्रोह चला। तो ये प्रशासनिक कारण भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारतीयों को जो है ऊंचे ऊंचे पदों से, यानी सूबेदार से या नायब से बड़ा उनको पद नहीं मिलता था। इसके बारे में सर सैयद अहमद खान ने भी बोला है, स्वामी दयानंद ने भी बोला है, स्वामी जो है आप देखोगे बाल गंगाधर तिलक ने भी बोला है कि स्वराज हमारे को चाहिए और हमारा देश है तो हमें हमारे देश के अंदर कोई भी पद प्राप्त करने का। हालांकि 1858 के बाद ब्रिटिश सरकार ने ये नीति पलट ली। 1858 के बाद महारानी जो है विक्टोरिया ने घोषणा की थी कि अब कोई भी भारतीय अपनी योग्यता के बल पर
बिना किसी जाति धर्म और मूल वंश का उसके साथ भेदभाव किए वो कोई भी पद प्राप्त कर सकता। और बाद में भारत के लोग भी जो है ICS बनने लग गए 1853 के बाद, इंडियन सिविल सर्वेंट बनने लग गए। तो ये 1857 के बाद होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है, जो हम देखेंगे प्रशासनिक कारण, अधिकारियों का जनता के साथ सीधा संपर्क ना होना। अधिकारियों का जनता के साथ सीधा संपर्क ना होना। जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो डायरेक्ट भारत की जनता के साथ, यानी डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अधिकारी थे जो रेड टेपिज्म था या जो ब्यूरोक्रेसी थी, वो डायरेक्ट भारत के लोगों से नहीं मिलते थे। बीच में उन्होंने दलाल पैदा किए हुए थे। जैसे स्थायी बंदोबस्त में मैंने आपको बताया था कि जमींदार जो है मेडियोकर होता था, मिडल पाथ का काम जमींदार करता था। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अंग्रेज अधिकारियों का भारतीयों के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं था। भारतीयों के अंदर फ्रस्ट्रेशन आने लगा, डिप्रेशन आने लगा कि कोई अधिकारी हमारी समस्या सुनता नहीं है, जिसके कारण भारतीयों ने एकजुट होकर 1857 का विद्रोह किया। और वो विद्रोह काफ़ी हद तक हम उसको सफल भी मान सकते हैं, हालांकि अंत में वो असफल हो गया, ये अलग बात है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे कानून निर्माण में जो है भारतीयों को स्थान ना देना। जो भी कानून निर्माण होता था या जो भी मंत्रिमंडल होता था या जो भी उस समय विधि निर्माण की व्यवस्था होती थी, उसमें भारतीयों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। भारतीयों के लिए कोई रिप्रेजेंटेशन, भारतीयों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था। उसमें सिर्फ अंग्रेज लोग ही शामिल हो सकते थे कानून निर्माण विधायिका में, या जो उन्होंने विधान मंडल बनाए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है कारण बना, जिसके कारण आप देखोगे कि बहुत बड़ा, तो ये एक बहुत बड़ा जो है प्रशासनिक कारण था कि कानून निर्माण में जो है उनका कोई योगदान नहीं था, जिसके कारण वो लोग एकजुट होकर अब जो है, तो ये प्रशासनिक कारण आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रशासनिक कारण हम देखेंगे कानून के शासन का प्रचलित होना। कानून का शासन प्रचलित हो गया था, रूल ऑफ लॉ प्रचलित हो गया था, और वो ब्रिटिश साम्राज्य के संदर्भ में ही था, ब्रिटिश साम्राज्य के संदर्भ में ही था कानून का राज्य। अब कानून का राज में क्या था कि ब्रिटिश सरकार का जो, एक मिनट मैं इसको पॉज करूँगा।